नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मेनली देखो 5 पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिए जाते हैं कि पावर किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है कोविड-19 की महामारी की वजह से। एशिया का फिर से राइज हो रहा है। देखो 18वीं शताब्दी में एशिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की जीडीपी में ऑलमोस्ट 50% था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में और नेवल एक्सपेंशन भी यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी किया, मतलब उनकी नेवी मजबूत हुई। इस वजह से यूरोप के ये देश एशिया के देशों को अपनी कॉलोनी बना पाए और एशिया के देश पिछड़ने लगे। लेकिन देखो अब वक्त ऐसा आ गया है कि एशिया फिर से इमर्ज हो रहा है, मतलब एशिया फिर से पावरफुल बनके उभर रहा है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में एशियन इकोनॉमीज ने काफ़ी रिजिलियंस शो किया। शोक को आसानी से एशियन कंट्रीज एब्जॉर्ब कर पाए, जबकि यूरोपियन कंट्रीज चरमरा गई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। तो अब ना सिर्फ चाइना बल्कि एशिया के दूसरे जो देश हैं वो पावरफुल बन के उभरेंगे इस महामारी के बाद, और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर होंगे। नेक्स्ट ट्रेंड जो और ज़्यादा क्लियर होगा कोविड-19 की महामारी के बाद वो है यूएसए का रिट्रीट। देखो पिछले 100 सालों से वर्ल्ड में जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लीग ऑफ नेशंस, उसके बाद यूएन बना, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने, इन सब में यूएसए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन अब धीरे धीरे यूएसए की जो पावर है वो कम हो रही है। अब यूएसए की कैपेसिटी भी कम हो रही है और यूएसए की विलिंग पावर भी कम हो रही है वर्ल्ड के अफेयर्स को शेप करने की। ये बात देखो सिर्फ ट्रंप की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते हैं, नए राष्ट्रपति आएंगे तो वो फिर से यूएसए को इस प्रकार से इनेबल करेंगे कि यूएसए वर्ल्ड अफेयर्स में अपनी भूमिका को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, आप ट्रेंड देखिए। 2001 के अफगानिस्तान वार ने और 2003 के इराक वार ने यूएसए की कमर तोड़ के रख दी है। ट्रंप से पहले ओबामा ने भी इस बात को माना था कि यूएसए अब पीछे से एक्ट करेगा, फ्रंट पे जाके नहीं खेलेगा। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने तो अमेरिका फर्स्ट की बात करनी स्टार्ट कर दी और यूएसए जो ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका निभाता था, यूएसए ने पीछे हटना स्टार्ट कर दिया। और अब देखो यूएसए ने जिस प्रकार से कोशिश की कि मेडिसिन्स कोविड-19 की हमें मिले, मेडिकल इक्विपमेंट्स हमें पहले मिले, तो अब तो ये भी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहना स्टार्ट कर दिया है कि अमेरिका अलोन, मतलब जो लीडर होता है ना वो सबकी देखता है, वो पूरे वर्ल्ड की देखता है। यूएसए पहले पूरे वर्ल्ड की बात किया करता था कि वर्ल्ड में हमें टेरर मिटाना है, वर्ल्ड में हमें ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना है, लेकिन अब यूएसए का ध्यान सिर्फ अपने पे है, अपने पे ही है, मतलब अमेरिका अलोन। पहले ट्रंप बात किया करते थे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका पहले बाकी बाद में, लेकिन अब जिस प्रकार से यूएसए एक्ट कर रहा है उससे तो ये जाहिर होता है कि अब यूएसए ने अमेरिका अलोन की पॉलिसी अपना ली है। और देखो एक खास बात कि पहले तो विभिन्न देशों को यूँ लगता था कि यूएसए आज भी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर वाला देश है, तो यूएसए की जो विलिंग पावर है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये महामारी यूएसए में फैली है और चाइना इसको रोकने में सफल रहा है, तो कुछ देशों को तो ये भी लगने लगा है यूएसए के पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, तभी तो यूएसए में ये महामारी इतनी ज़्यादा फैल गई। इसके बाद तीसरे ट्रेंड की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन देखो ऑलरेडी काफ़ी सारे चैलेंजेस से घिरा हुआ था, जैसे ब्रेग्जिट, ब्रिटेन अलग होना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन किन शर्तों पर, किन कंडीशंस पर अलग होगा इस पर लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है। 4-5 साल हो गए, 2016 में रेफरेंडम हो गया था ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने को लेकर, लेकिन अभी तक फाइनल रिलेशन कैसे होंगे अलग होने के बाद इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा देखो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे और वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनका कल्चर अलग है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, जबकि जो पुराने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर अलग है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो दोनों ग्रुप्स के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित हो पा रहा है।
तो काफ़ी सारे मुद्दों पर विचारों का डिफरेंस रहता है कि रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन के रिलेशन कैसे होने चाहिए, चाइना से किस प्रकार से डील किया जाए, समझ गए। तो अभी क्या हुआ, कोविड-19 की महामारी जब फैली तो शेंजन जो वीज़ा होता है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं होती, ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। विभिन्न देशों ने इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने बॉर्डर बंद कर लिए। तो यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा कमज़ोर होगा, यूनिटी जो है यूरोपियन यूनियन की और ज़्यादा कमज़ोर होगी इस महामारी के बाद। नेक्स्ट ट्रेंड ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है और इस महामारी के बाद हम और ज़्यादा असर्टिव चाइना देखेंगे। वैसे देखो, जब से शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति बने हैं ना, पावर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हुई है। इतना ज़्यादा पावरफुल राष्ट्रपति शायद ही चाइना ने पहले कभी देखा हो। माओ से कंपैरिजन किया जाता है चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का। अभी पहले क्या होता था, चाइना में एक रूल होता था कि कोई भी पर्सन चाइना में 2 बार से ज़्यादा टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन अब ये रूल भी हटा दिया गया है। तो 2022 के बाद भी ये शी चिनफिंग चाइना के राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा एक नैरेटिव इमर्ज होके आ रहा है। आगे क्या होगा ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि 2022 के बाद भी यही राष्ट्रपति बनेंगे। तो चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की लीडरशिप में चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है। एक प्रकार से सिग्नल दिए हैं चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कि अब यूएसए को रिप्लेस करके चाइना ग्लोबल हेजमन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, जैसा हमने सैटरडे की डिस्कशन में भी डिस्कस किया था। यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। पहले यूएसए ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी चाइना के राइज में, क्योंकि देखो यूएसए और चाइना की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। यूएसए के कुछ पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि अगर हम चाइना के साथ व्यापार बढ़ाएंगे तो इससे चाइना भी थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब चाइना थोड़ा सा पॉलिटिकली ओपन होगा। लेकिन यूएसए गलत था। यूएसए को अब ऐसा लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो चाइना और यूएसए के बीच कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लास्ट में बात करते हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस की, जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ। ये तो देखो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तब भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से ठप रहती थी। अब एक बार फिर से यूएसए और चाइना के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ठप है। और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं, ये देखो पहले यूएसए की कठपुतली हुआ करती थी, लेकिन आज चाइना की पावर बढ़ी है, तो कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस चाइना के इशारों पर काम करने लगी हैं। तो मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस का पैरालिसिस की तरफ जाना ये कोई नई बात नहीं है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये ज़्यादातर देश वेस्ट एशिया के ऑयल पर डिपेंड करते हैं। ऑयल के दाम काफ़ी कम हुए हैं, ऑयल की डिमांड काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा यूएसए भी काफ़ी शेल गैस प्रोड्यूस करने लगा है। विभिन्न देशों का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके बीच कंपटीशन और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा आएगी। तो ये 5 मेजर ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं कोविड-19 की महामारी के बाद। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।